खुशामदीद दोस्तों, आप सबका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर इश्तियाक अहमद। मैंने जो नई सीरीज़ शुरू की है अ स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स, उसमें आज हम पॉलिटिकल फ़िलॉसफी के फाउंडर प्लेटो की जो कंट्रीब्यूशन है पॉलिटिकल थॉट के लिए, पॉलिटिकल थियोरी के लिए, पॉलिटिकल साइंस के लिए, उसको स्टडी करेंगे। देखें, ग्रीक सिविलाइजेशन बाकी सिविलाइजेशन जो एंशिएंट पीरियड में आई उनसे मुख्तलिफ यूँ है कि ये जो ग्रीक फ़लसफ़ी हैं, ग्रीक प्लेटो से पहले भी थे और लिहाजा ये एक बड़ी एस्टेब्लिश उनके यहाँ ट्रेडिशन है और ये शुरू होती है विथ स्केप्टिसिज्म, टू डाउट थिंग्स। जहाँ पे सर्टेनिटी आ जाएगी वहाँ पे फ्री थॉट जो है वुड बी द नेचुरल विक्टिम। फ्री थॉट के लिए यू हैव टू आस्क क्वेश्चंस एंड टू चैलेंज द एक्सेप्टेड कन्वेंशंस एंड प्रैक्टिसेस। तो फ़लसफ़ा जो मैंने बताया था लास्ट टाइम is looking at the ultimate explanation of things. Plato lived about 400 and they say 27 BC before Christ. ये एक convention है and he lived for another 80 years, so he attained a life of a long duration. Plato belonged to the aristocratic sections of Athenian society. सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि उस ज़माने में जो यूनानी थे, ग्रीक्स थे, वो एडवांस करके विलेज और ट्राइबल लेवल से वो सिटी स्टेट्स में रहने का उन्होंने कल्चर बना लिया था। तो कई सिटी स्टेट्स थीं जिनमें से एथेंस वाज वन। एथेंस सबसे ज़्यादा मशहूर इसलिए हुई कि वहाँ पे पॉलिटिकल डिस्कशंस बहुत फ्री तरीके से लोगों ने की और जो उन्होंने लिखा और सोचा वो आज तक हमारे साथ है। प्लेटो का दौर जो है वो एथेंस के केओस, एनर्की, वही हालात जो आजकल दुनिया में हैं, तकरीबन उन्हीं हालात में प्लेटो ने सोचना शुरू किया। एक तो उसका पर्सनल ट्रेजेडी थी कि सोक्रेटिस, सुकरात, जो माना जाता था कि दुनिया के सबसे लर्नड मैन ऑफ द टाइम्स, कम से कम दिस वाज द बिलीफ वाइड स्प्रेड, उनको इस इल्ज़ाम पे कि ही वाज मिसलीडिंग द यूथ, ही वाज मेकिंग देम क्वेश्चन द रिलीजन एंड द बिलीफ्स ऑफ द एल्डर्स, इस बुनियाद पे उनके ऊपर केस चलाया गया एथेंस में। और क्योंकि एथेंस के अंदर डेमोक्रेसी थी, यानी जो सिटीजन्स थे वो बैठ के फैसला करते थे और वो फैसला फिर इम्प्लीमेंट हो जाता था, तो उन्हें सजाए मौत सुनाई गई। ही वॉज फाउंड गिल्टी ऑफ दिस। सोक्रेटिस डिसाइडेड, हालांकि उनके जो फॉलोअर्स थे दे वांटेड टू हेल्प हिम एस्केप, but he wanted to obey the laws, although he believed that he had been wrongly punished. इसे कहते हैं the Socratic paradox. लेकिन Socrates की जो डेथ है, Plato considered the biggest indictment, condemnation of democracy. So what did Plato understand by democracy? He thought that democracy means that it's not the intellect and the knowledge and wisdom which counts, but the quantity. Yani how many people are in favor, how many are against. Those in favor prevail over those who are against a certain notion. तो इन नंबर्स की बुनियाद पे उन्होंने दुनिया के सबसे लर्नड आदमी को सजाए मौत सुना दी।
So Plato's disillusionment with mass politics, with democracy, with public opinion begins from this experience. Second, एथेंस की जंग चल रही थी विथ another city state. Athens was a civilian democracy, and Athens was a military state run by the military, by warriors. उस जंग के अंदर एथेंस लॉस्ट एंड स्पार्टा which was the other state, it won the war, Peloponnesian War. वहाँ से भी प्लेटो ने कहा कि इसलिए हम जंग हारे हैं कि जो प्रॉपर जनरल्स होने चाहिए थे, प्रोफेशनल्स, बजाय वो एथेंस को लीड करते, ये पॉलिटिशियंस ने गलत फैसले करके हमें जंग हरवा दी. ये कहने के बाद प्लेटो फलसफे का फाउंडर कैसे बने? बाय looking for the ultimate explanation how to create the ideally perfect society, state society. तो ये है प्लेटो का कंसर्न, which is the ultimate, best, absolute way of creating justice in society. What is justice? प्लेटो इसको इस तरह डिस्क्राइब करते हैं, justice is that each individual is given a task which is in accordance, in consonance with his, her nature. आपको ये भी बता दें कि ग्रीक सिटी स्टेट्स में जो कंपोजिशन थी ना, डेमोग्राफी स्टेट की, वो यूं थी कि सिटीजन्स हुआ करते थे. Citizens were those who could claim that they were part of the tribes which had founded the city state. एक एथेंस हो गई, एक स्पार्टा हो गई, और कई सिटी स्टेट्स थी. तो सिटीजन्स सिर्फ वही थे जो फाउंडिंग ट्राइब्स के डिसेंडेंट्स थे. इसके अलावा बाकी सिटी स्टेट्स से आके ग्रीक्स जो हैं वो वहाँ पे रहते थे. आप ये भी कह सकते हैं दुनिया में और जगह से भी लोग आके, जो फ्री लोग थे, वो वहाँ पे रह सकते थे, लेकिन उनको पॉलिटिक्स में हिस्सा लेने की इजाज़त नहीं थी. ग्रीक सिटी स्टेट्स में ऑल्दो विमेन वर पार्ट ऑफ द क्लास ऑफ the tribes which had founded the states, but women were excluded from any role in politics. So practically they were not citizens. They were just part of the families of free citizens, आप कह सकते हैं. And then finally there was the class of slaves. तो ये क्लासेस थी उस ज़माने में. Plato wanted to now establish justice. And what is justice? एक उनकी मशहूर स्टेटमेंट है, virtue is knowledge. What is virtue? Virtue is knowing the truth, what is good. So knowing the good is what is actually knowledge. How do you know what is good and what is bad? Plato thought कि देखें, दो पोजीशंस ली जाती थी. एक पोजीशन ये थी द रिलेटिविस्ट पोजीशन, कि देखें यार, जस्टिस का आइडिया तो हर जगह पे है, लेकिन हर सोसाइटी में ये डिफ़र करता है. एक जगह पे जो जस्टिस है वो कहीं और जाके शायद इनजस्टिस हो जाता है. मसलन आप कहें कि आज के दौर में इक्वल राइट्स इज़ पॉलिटिकल जस्टिस, लेकिन आप एक फंडामेंटलिस्ट स्टेट अगर हो तो वहाँ पे इक्वल राइट्स तो नहीं दिए जाते, वहाँ पे डिफरेंशियल राइट्स दिए जाते हैं. तो फॉर a fundamentalist Islamic state, justice is not giving equal rights to all, but different rights according to the category of the population you belong to. या आप
कहें कि आज की कोई रेसिस्ट गवर्नमेंट कहे कि नहीं भाई हमारी वाइट रेस को ही राइट्स होने चाहिए सुपीरियर, और जो नॉन वाइट्स हैं उनको इन्फीरियर राइट्स होने चाहिए. सो all have an idea of justice, but Plato wanted to go beyond and find what is actually justice. So he wanted the absolute idea of justice. Who can have the absolute idea of justice? This is the question. And where can justice be established? प्लेटो का ये सारा आइडिया ये था कि जब एक आइडियल स्टेट आप बना लेंगे तो आइडियल स्टेट में आइडियल रूलर ही जस्टिस कायम कर सकेगा बाय फाइंडिंग आउट के what role people should play, and they should play the role which is in accordance with their nature. So this is the whole idea, that you are given a task which is in accordance with the best talent that you have. Plato thinks कि ये जो है finding out what is justice means having perfect knowledge. यहाँ पे प्लेटो की द थ्योरी ऑफ फॉर्म्स को समझने की जरूरत है. इट्स अ बिट कॉम्प्लिकेटेड बट इफ यू ग्रैस्प इट वंस देन इट्स वेरी इजी. प्लेटो की सोच थी कि ये जो दुनिया हम देख रहे होते हैं ना, बदलती है, आगे बढ़ती है, फिर नीचे आ जाती है, पीस भी होती है, कभी जंग शुरू हो जाती है. ऑल दिस इज बिकॉज there is lack of perfect establishment of an order which is just. And what is the reason for that? Plato thought कि हर चीज की एक प्योर फॉर्म है. फॉर्म यानी ब्यूटी की एक फॉर्म है, अगलीनेस की एक प्योर फॉर्म है, जस्टिस की एक प्योर फॉर्म है, गुड की एक प्योर फॉर्म है, इवल की एक प्योर फॉर्म है. ये जो टेबल है जो हम इस्तेमाल करते हैं, आपके घर में जो टेबल है और मेरे घर में जो टेबल है, दोनों टेबल्स हैं, वी नो दीज आर टेबल्स, लेकिन दोनों का शेप मुख्तलिफ है. ये इम्परफेक्ट शक्लें हैं उस परफेक्ट फॉर्म ऑफ टेबल की जो अप इन हेवन समवेयर एग्जिस्ट करती है. So Plato created the idea that it's not on earth but up in the heavens that perfect forms of things exist. Perfect woman, perfect man, perfect smile, perfect anger. ये इस किस्म की ideas develop किए. So how do we then find कि on earth एक परफेक्ट स्टेट कौन सी होगी? ये उनकी जो किताब है ना, द रिपब्लिक, उसमें प्लेटो हैज डेवलप्ड दिस आइडिया, द थ्योरी ऑफ फॉर्म्स. एंड व्हाट इज द मेथड दैट ही यूजेस टू फाइंड आउट द ट्रूथ? प्लेटो का मेथड कहा जाता है डायलेक्टिक. डायलेक्टिक मीन्स कि यू हैव अ डिस्कशन एंड इन द डिस्कशन यू लुक एट द कॉन्ट्रडिक्शंस and then you come to the final statement which is perfect. मसलन प्लेटो ने उसके अंदर ये डिस्कशन की कि अच्छा बताएं जस्टिस क्या है. तो कुछ लोगों ने कहा जस्टिस इज कि यू शुड बी लॉयल टू योर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड दैट इज व्हाट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट. एंड प्लेटो ट्राइज टू प्रूव कि अगर आप ये करेंगे तो you become partisan, you are not being fair. फिर किसी और ने कहा कि justice is what the strong can decide. How did they come to this conclusion? By looking around कि जो strong है उसकी will ही prevail करती है. इसको भी प्लेटो ने आर्ग्यू किया कि अगर strong की बात की जाए तो स्ट्रॉन्ग जो है वो तो करप्ट भी हो सकते हैं, टिरेनिकल भी हो सकते हैं. स्ट्रेंथ जो है इज कैनॉट बी द बेसिस ऑफ जस्टिस. सो देन व्हाट इज जस्टिस? जस्टिस इज
being fair to everyone in an absolute manner. And what is that based on? On the true knowledge about human beings and human societies. यहाँ पे फिर प्लेटो ने एक अपनी स्कीम बनाई, हाउ टू क्रिएट द आइडियल सिटीजन. एंड दिस वाज कि जितनी भी ये फ्री फैमिलीज हैं ना, जो सिटीजन्स हैं एथेंस की, उनके रात के वक्त the men and women should meet and have sexual intercourse, and then the child or the children born from such a union should belong not to the families, because once you are into family, then you will favor your family. Or if you are rich, then you will favor strong, so you will favor the strong elements in society. No, no, no. The children should belong to the state, because absolute justice can be created in an absolutely perfect state. ये इस किस्म की रीजनिंग है प्लेटो की. सो हाउ डू वी देन क्रिएट? ठीक है, बच्चे तो पैदा अपने कर लिए, और बच्चे जो हैं वो अपने माँ बाप के साथ नहीं हैं. सो दे आर नॉट अफेक्टेड बाय पर्सनल लव फॉर समवन. दे आर नॉट बॉर्न इन टू अ रिच फैमिली कि वो उनके इंटरेस्ट को लें. दे आर ऑल इक्वल बट दे बिलोंग टू द स्टेट. उनको फिर वो प्लेटो कहते हैं कि जी इनको पहले जिम्नास्टिक्स सिखाई जाए, फिर इनको मैथमेटिक्स समझाई जाए, क्योंकि मैथमेटिक्स तो हमेशा ट्रू एंड फॉल्स किस्म की प्योर लॉजिक होती है. इनको लॉजिक सिखाई जाए. इनको बाकी जो लिटरेचर है वो भी, वहाँ पे प्लेटो इंट्रोड्यूसेस द आइडिया ऑफ सेंसरशिप, के जो देखे ना वो ही इज लुकिंग फॉर द परफेक्ट रूलर्स हु वुड हैव नो टेम्पटेशन ऑफ वेल्थ एंड पावर, जो मैंने बताया makes you partisan, makes you take sides, or of a family. No, the loyalty should only be to the state, because the state is where you realized your best qualities. This is the logic which Plato develops. अच्छा, प्लेटो का ये जो सारा सिस्टम है ये लॉजिक पे बेस्ड है, रीजनिंग पे बेस्ड है. दैट इज वाई इट इज फिलोसॉफिकल. प्लेटो इज नॉट लुकिंग एट एग्जाम्पल्स फ्रॉम रियल लाइफ. रियल लाइफ एग्जाम्पल्स तो वो कहता है ये तो हम इम्परफेक्ट हैं, आप देखें ये भी प्रॉब्लम है, ये भी प्रॉब्लम है. सो वी हैव टू गो बियॉन्ड ऑल दिस एंड फाइंड आउट what is perfect justice, how is it possible to establish it in society, and who can do it. So in this system of education, gymnastics, then physical exercises, mathematics, dialectics is looking at the reasoning and finding out the contradictions until you find the perfect argument. तो जो perfect argument उन्होंने ये प्लेटो ने एस्टेब्लिश की कि जस्टिस वही दे सकता है जो सारों का इंटरेस्ट को सर्व करे, और सारों का इंटरेस्ट तब भी सर्व हो सकता है अगर उसका अपना पर्सनल इंटरेस्ट कोई ना हो जो रूलर है. इस किस्म की रीजनिंग प्लेटो ने डेवलप की. और फाइनली देन यू फाइंड द फिलोसफर्स. सो the citizens of the republic consist of the following. Very interesting. Unlike other Greek thinkers, Plato includes women as equal in creating the master class of rulers. Haji. So women and men both can qualify to be philosophers. But a philosopher or the ruler, the philosopher king, is one who has no emotions, no sentiments, no love, except total devotion to the state, because he wants to be fair to everyone, and being fair to everyone means giving everyone the right role to play in society. So उसमें कुछ लोग जो हैं at an early stage they would be found not very fit to go forward.
So they can be free, they can be citizens who run the uh, business. आफ्टर ऑल इकोनॉमिक प्रोडक्शन भी तो होनी है ना, फार्मर्स उसमें आ जाते हैं, हाँ जी, और उसके अंदर ट्रेडर्स आ जाते हैं. सो वन कैटेगरी वुड बी पीपल हु वुड हैव एन इन अ पर्सनल इंटरेस्ट कि वो जो भी प्रोड्यूस करें उनमें उनकी अपनी एक सेल्फिश इंटरेस्ट हो. एक वो कैटेगरी हो गई. इसके बाद जो नई कैटेगरी होगी आर पीपल हु are not given to such temptations. They go for bravery. They want to serve the state. तो वो कौन हो गए? वॉरियर्स. तो वॉरियर्स की क्लास जो है वो एक और क्लास बनती है. फाइनली द मोस्ट लर्नड वुड बी द फिलोसफर किंग. फिलोसफर्स किंग्स वुड बी दोज हु have been educated with the best perfect knowledge of the time. Once you find the philosopher kings, then whatever they decide for, let's say, the warriors and for the traders and for the farmers, would be in their best interest. Nobody would mind being given a role to play in society. कि भाई आप अब हमला कर दें फौज ले जाके, आप ये चीज़ प्रोड्यूस करना शुरू कर दें. ये आपको फिलोसफर किंग बताएंगे, बिकॉज he would assign people the role that they are fit for. So what is justice then? Justice is giving everyone the role they deserve. Plato ने he took for granted कि slaves would be slaves, तो जो होगा सबसे मुश्किल काम, फिजिकल काम, गंदे काम, ये slaves ही करेंगे. However, women, although conventionally Greek society में वो पब्लिक में उनका रोल नहीं था, but Plato did create an argument कि even when women can qualify to be warriors and philosophers. But if you look at a scheme, there is so much emphasis on reason, lack of emotions, absence of personal love and so on, that you ultimately have the perfect male idea as the philosopher king. तो ठीक है, I don't think Plato was a feminist in that sense, but he was a revolutionary in the sense कि जो उस ज़माने की कन्वेंशन थी ना कि women belong to the private, men to the public, उसको उसने रिजेक्ट किया और इंक्लूड भी कर लिया कि women can qualify to be many other things. But ultimately his ideal is a philosopher king who is totally free of any temptation. He is totally devoted to the state. अब ये है प्लेटो का आइडिया ऑफ जस्टिस, दैट द फिलोसफर किंग, virtue is knowledge. Good, the idea of good will be known to the philosopher, and that would be the knowledge he will use to give everybody the right task to perform in the state. The state is where you can realize all the qualities. So the state in itself is a moral perfect institution. अब एक और सवाल उठता है कि डिड प्लेटो थिंक कि कभी इस किस्म की आइडियल स्टेट कायम भी हो सकती है? There the problem is that for Plato this philosophical argument about the perfect republic is a mental exercise. He says कि ये फॉर्म में तो परफेक्ट है, लेकिन जब आप अर्थ पे इसे अप्लाई करेंगे तो अर्थ के अंदर तो हमेशा जो चीज़ आती है वो कॉपी ही होती है. तो अगर आप परफेक्ट एग्जाम्पल भी कायम कर लें तो आफ्टर अ वाइल जो दुनिया में होती है ना टेम्पटेशंस, वो एक के बाद एक आ जाएंगी. तो ये रिपब्लिक कोई परमानेंटली नहीं क्रिएट हो सकती, लेकिन अगर आप परफेक्शन के आइडिया से चलें तो यू कैन ऑलवेज इंटरवीन एंड ट्राई टू क्रिएट द परफेक्ट सोसाइटी एंड स्टेट इन विच परफेक्ट जस्टिस विल obtain. वो he gives the example of what is known as the allegory of the cave. This is how he looks at the different levels at which people can
परसीव एंड कंसीव थिंग्स। एक तो है सेंसेस, एक होता है कि सेंसेस you see, so that is one level. You taste, that's another level. You hear, that's another level. But these are senses. Senses की लेवल के ऊपर फिर ये हायर लेवल है वर्चू, the quality to sacrifice, and above all that to go, courage जो है, courage से ऊपर है perfect knowledge. वो कहता है कि आप देखें एक केव है, हाँ जी, एक गार है, गार के अंदर जो मर्द और औरतें हैं वो ये गार के सामने फेस कर रही हैं और सामने उनको बांध दिया गया है, वो मूव नहीं कर सकते सिर अपना इधर उधर, वो सिर्फ सामने देख सकते हैं। केव के पीछे से सूरज की रोशनी आ रही है, तो जो ये लोग बैठे हुए हैं वो सिर्फ सामने देख सकते हैं, जो वो देख रहे होते हैं वो साए होते हैं, लेकिन वो सायों को हकीकत समझ लेते हैं कि दिस इज द ट्रूथ। इनमें से कोई एक या दो बंदे जो हैं अपने चेन्स को से आज़ाद होके उस केव से बाहर निकल आते हैं। जब वो बाहर निकल आते हैं तो वो तो फिर देखते हैं कि यार दुनिया तो बिल्कुल और है, जो लोग देख रहे हैं वो तो साए हैं, हकीकत कुछ और है। तो वो कहता है कि इसी तरह जो आप देख रहे होते हैं, महसूस कर रहे होते हैं, वो एक लोअर लेवल ऑफ परसेप्शन है। कंसेप्शन यानी कंसीव आइडिया को करना, उसके लिए आपको बाकियों से यू हैव टू बी इंटेलेक्चुअली अबव ऑल अदर्स। देयरफॉर द फिलोसफर किंग हु इज एजुकेटेड with the best knowledge has superior knowledge to all others, जो कि सिर्फ फील कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, सुन सकते हैं, इस किस्म की चीज़ें। तो the Republic of Plato then is his greatest contribution, because what is he doing? He is not looking at workable things. Practically क्या हो सकता है? He is looking at the perfect type of state, the ideal republic. Who can rule? What would be the idea of justice? Justice would be everybody given a role in accordance with their true nature. So this is the Platonic contribution. प्लेटो ने इसके बाद भी किताबें लिखी। एक उनकी किताब है स्टेट्समैन, जहाँ पे प्लेटो रियलाइज्ड इन हिज ओल्डर एज कि यार ये जो सर्च फॉर द फिलोसफर किंग है, ये आइडियली तो समझ आती है बात, लेकिन प्रैक्टिकली शायद ऐसे नहीं होता। मे बी देयर शुड बी लॉज विच शुड बी एस्टेब्लिश्ड, जिसको रूलर्स और रूल दोनों एक्सेप्ट करें। और एक द फाइनल बुक, आई थिंक 3 किताबें हैं पॉलिटिकल थियोरी में, वो है द लॉज, वे ही एक्चुअली सेज कि सुप्रेमेसी ऑफ द लॉ, यानी लॉ की सुपीरियॉरिटी बेस्ट प्रैक्टिकल मेथड है। और आइडियली तो फिलोसफर किंग, वर्च्यू इज नॉलेज, द मैन और द मैन एंड विमेन विद द परफेक्ट नॉलेज ऑफ सोसाइटी एंड स्टेट कैन क्रिएट जस्टिस। लेकिन क्योंकि फॉर्म्स यानी जो आइडियाज के लेवल पे, फॉर्म्स के लेवल पे एक परफेक्ट रिपब्लिक हो सकती है, वंस यू ब्रिंग इट डाउन ऑन अर्थ, it is then open to all those corruptions which human societies ultimately have to experience. Therefore, the Republic, even if you try to establish it, it would not last forever. At some stage, it will be corrupted, and people with money will take over oligarchy, or people with too much warrior courage will take over democracy, वो कहते हैं। So remember, the interesting part of Plato is his book The Republic, which is pure political philosophy, because he is looking at mathematical ways of arguing. If you assume, masla kya hai? What is the basic premise? The basic premise is perfect knowledge results in perfect justice. The question then is,
Is it possible for any human being or a number of human beings to have perfect knowledge? इसके ऊपर सवाल है. If you do not agree with the basic premise, then the conclusion that Plato draws, that perfect knowledge would lead to perfect justice, also becomes questionable. तो जिन लोगों ने फिर प्लेटो को क्रिटिसाइज किया है, उसने कहा है कि प्लेटो ने इतनी ज़्यादा पावर रूलर्स को दे दी कि वो एक टोटलिटेरियन स्टेट बन गई. टोटलिटेरियन स्टेट का, हाँ, एक और एजुकेशन में प्लेटो ने कहा कि देखें, म्यूज़िक, पोएट्री, लिटरेचर जो लव ऑफ द स्टेट, डिवोशन टू द स्टेट के अलावा लव फॉर अ वोमन और अ मैन, लव फॉर चिल्ड्रन, लव फॉर मनी, लव फॉर कंफर्ट क्रिएट करती हो, वो आप इस वॉरियर या इस ये जो है ना रूलिंग क्लास को बिल्कुल ना पढ़ाएं. इनको सिर्फ वो चीज़ें सिखाएं जो परफेक्ट रिपब्लिक को सर्व करने के लिए ज़रूरी हैं. सो कहा जाता है कि प्लेटो ने सेंसरशिप भी इंट्रोड्यूस कर दी. सो ही बैंड ऑल लिटरेचर, ऑल पोएट्री, ऑल म्यूज़िक which excited the senses, sensuality and all, for him was wrong. So प्लेटो के साथ आइडिया पैदा होता है कि प्लेटो ने की जो थियरी ऑफ फॉर्म्स एक्चुअली देन बिकेम पार्ट ऑफ रिलीजन. रिलीजन में भी यही आइडिया आता है ना कि परफेक्शन जो है वो तो गॉड के पास है, एंड ह्यूमन बीइंग्स आर इम्परफेक्ट, therefore they must follow what God tells them. ये प्लेटो की जो सोच है ना, इसको नियो प्लेटोनिज्म कहा जाता है. When we come to religion, Christianity and Islam and other religions, we would look at Plato's influence. But प्लेटो पे जो basic objection है ना, कि to assume that somebody can have perfect knowledge to create perfect justice means totalitarian control of such a state over the individuals. And therefore it is a dangerous thing. कार्ल पॉपर जो कि सोशियोलॉजिस्ट थे और फिलोसफर भी थे, उन्होंने तो एक 2 वॉल्यूम्स किताब भी लिखी है, द फ्री सोसाइटी एंड इट्स एनिमी, इस किस्म का कोई नाम है. एंड ही क्रिएट्स एंड ही इंक्लूड्स प्लेटो एज द फर्स्ट टोटलिटेरियन थिंकर. तो आई थिंक आई वुड लाइक टू एंड हेयर कि प्लेटो वॉज द फाउंडर ऑफ पॉलिटिकल फिलॉसफी. कहा जाता है कि ऑल पॉलिटिकल फिलॉसफी इज़ अ फुटनोट टू प्लेटो, यानी जो प्लेटो ने कहा है फिलोसफर्स ने उसके बाद उसी लाइन पे आर्ग्यू किया है, वन वे और अनदर. दिस इज़ अ ग्रेट कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्लेटो. सो विद प्लेटो बिगिंस व्हाट इज़ नोन एज डिडक्टिव रीजनिंग. You go from a universal position or the idea of forms, perfect forms, and then you look at practical examples. So I would like to stop here. Next time we will look at the opposite of Plato, and that is Aristotle, how he argued his case. So thank you very much. All the best for now. See you later.